सत्यानाश। अरे बहू, अब कितना तेल पिलाएगी? ये चाय है या तेरी तरी वाली सब्जी जो इसमें भी तूने तेल ही झोंक दिया? अरे माँ जी, चाय में तेल डालने से ना बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। हे भगवान, ये तेल की फैक्ट्री बिल्कुल नहीं मानने वाली। मेरी मान, तू ये डिटॉक्स सब छोड़ और हमारे लिए शुद्ध चाय बना कर ले आ। मेरा क्या है, बना लाती हूँ। मैं तो आप लोगों की सेहत के लिए सोच रही थी। कुछ देर बाद वो सबके लिए बिना तेल की चाय लेकर आती है। फिर सबके लिए नाश्ते में तेल में डूबे हुए मूली के पराठे बनाकर ले आती है। अरे बाप रे, ये पराठे पर तेल लगाए या तेल में पराठे? इतना तेल कौन डालता है पराठे में? भाभी, आपकी माँ ने आपको इतना भी नहीं सिखाया क्या? इतना तेल पराठों में? ये भाभी तो हमारा वजन बढ़ा कर ही रहेंगी। अरे बहू, इतने तेल में तो पूरी कॉलोनी के पराठे बन जाते हैं, जितने में तूने सिर्फ हम 4 लोगों के लिए बना डाले। रूपाली, तुम्हारे हाथ के तेल का खाना खाकर तो ना हम सबका कोलेस्ट्रॉल खूब बढ़ जाएगा। कितनी बार कहा है बहू, तू सब्जी में इतना तेल मत डाला कर, यह हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। अगर बहू को नहीं आता खाना बनाना तो तुम क्यों नहीं सिखा देती इसे? इतना तेल सब्जी में डालने से हम लोगों की सेहत को तो नुकसान ही है, साथ ही साथ हमारा राशन में खाना भी ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, अब मैं भी उसके साथ रसोई में जाऊंगी। अगले दिन जब सुमित्रा रसोई में जाती है, तब तक उसकी बहू रूपाली कढ़ाई गैस पर चढ़ा चुकी थी। लेकिन कढ़ाई में इतना तेल देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हे राम, ये कढ़ाई भरकर तेल! अरे इसमें खाना बनाना है, नहाना नहीं है। क्या माँ जी, ये थोड़ा सा ही तो है, देखो। अरे पागल, इतने में तो पूरे मोहल्ले का खाना बन जाए जितना तूने अभी डाला है। इस गोभी को देख रही है कैसे हिचकोले मारते हुए इस तेल में मजे से डांस कर रही है। और आलू, ये तो ऐसे आराम से लेटा हुआ है जैसे इसे आयुर्वेदिक मसाज दी जा रही हो। मेरी माँ ने कहा था कि खाना ऐसा बनाना कि ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। अरे तो खाना अच्छा बनाने के लिए कहा था, ये थोड़ी ना कहा होगा कि सबको दिल का दौरा पड़ जाए ऐसा खाना बनाना। तभी उसका ससुर भी वहाँ आ जाता है। ये देखो, डॉक्टर के पास से होकर आ रहा हूँ। उसने कहा है कि तेल खाते हो या उसमें डूबकर नहाते हो। देखो, अब ये गोली उम्र भर खानी पड़ेगी। लो, हो गया सत्यानाश। हाँ माँ, इतना तेल खाकर तो मेरा भी वजन काफी बढ़ गया है। ऐसा ना हो कल कोई लड़का भी मुझे शादी के लिए पसंद ही ना करे। अरे तू इतना टहल टहल कर खाओगी तो वजन ही बढ़ेगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बस चढ़ती रहती हो। चुप करो भाभी, ये सब आपके तेल के कारण हो रहा है। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम ना भाभी से उनका फोन ले लो। पता है, ये हर वक्त तो उसमें गाने लगाकर सुनती रहती हैं, जिसके कारण बिना ध्यान दिए ढेर सारा तेल खाने में डाल देती होंगी। सही कहती है तू। ला बहू, तू अब से फोन देखते हुए खाना नहीं बनाएगी। अपना फोन मुझे दे। लेकिन माँ जी, कहा ना ला फोन इधर दे। जी तो चाहता है तेल के साथ साथ ढेर सारा नमक और मिर्च भी उड़े तू खाने में, और खासकर इस ननद के खाने में। कुछ देर बाद वो साग की सब्जी बनाकर सबको परोसती है। हे भगवान, पहली बार तेल में डूबा हुआ साग देखा है। भाग्यवान तुम चाहती हो कि तुम्हारा सिंदूर कुछ दिन और बचा रहे, तो बहू को समझा लो वो खाने में तेल बिल्कुल ना डाले। बेफालतू में 10 बातें सुनकर आया हूँ डॉक्टर से। उसको तो लगता है मैं किसी तेल की फैक्ट्री में काम करता हूँ। ना, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ये खाना। तू मेरे लिए खिचड़ी बना दे भाग्यवान। माँ जी, क्यों? मैं ही बना कर ले आती हूँ ना पापा जी आपके लिए। रहने दे, नहीं तो तू उसको भी तेल में डूबी हुई खिचड़ी बना कर ले आएगी। मैं ही बना देती हूँ। गुस्से में सास रसोई में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। फिर वो सभी खिचड़ी खाते हैं। रूपाली वो साग बाहर कुत्तों को डाल देती है, लेकिन कुत्ते भी वो साग नहीं खाते। ये देख रूपाली, इंसानों के तो भाव बड़े ही हैं खाने को लेकर, लेकिन इन कुत्तों के भी बड़े हुए हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन रूपाली सब्जी में ज्यादा तेल डालने की आदत छोड़ ही नहीं पाती। फिर एक रोज, रूपाली, कल मेरे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं डिनर पर। वो मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं। अच्छा सा डिनर तैयार कर देना, लेकिन ध्यान रहे उसमें तेल भर भर कर मत डाल देना। अरे आप बेफिक्र रहो, मैं हिसाब से ही डालूंगी। पता है तुम्हारा हिसाब। माँ कल जब ये खाना बनाए तो आप भी इसके साथ रसोई में रहना। ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगी। अगली शाम जब वो डिनर की तैयारी करने लगी तो हाँ, बस इतना ही तेल काफी है। अरे लगता है लघु शंका आई है। बहू मैं अभी आई। सास की रसोई से जाती ही रूपाली फिर अपनी हरकतों पर उतर आती है। तेल कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? इतने से तेल में क्या ही मजा आएगा, और डाल देती हूँ। अब रूपाली फिर से ज्यादा तेल हर सब्जी में डाल देती है। फिर शाम को जब मेहमान आते हैं, अरे अंकुर, सब्जी कहाँ है? ये क्या? ये तो नहीं सब्जी। ये सब्जी नहीं बल्कि सब्जी का सागर है। मुझे तो लगता है तुम्हारी तेल की फैक्ट्री भी है। ना, मैं इतना तेल वाला खाना नहीं खा सकता। मैं बाहर ही डिनर कर लूंगा। अरे नहीं सर,
मैं अभी आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तो रूपाली पर बड़ा गुस्सा आता है और अब वो रूपाली को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। फिर अगले दिन मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये कहते ही अंकुर जमीन पर गिर जाता है। क्या हुआ जी, क्या हुआ आपको? हे राम, इस बहू ने मेरे बेटे की जान ले ली। तेल पिला पिला कर बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए माँ जी, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। अंकुर का दोस्त डॉक्टर नीरज वहाँ आता है। ओह नो, ज्यादा तेल खाने के कारण इनके दिल पर जोर पड़ा है, इसीलिए अब ये नहीं रहा। ये सुनकर रूपाली जोर जोर से रोने लगती है। अंकुर, मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अपनी सादत को हमेशा के लिए बदल दूंगी। आज के बाद कभी तेल नहीं डालूंगी, आपकी कसम। पक्का ना? अंकुर, आप ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन अगर भाभी आपने सब्जियों में ज्यादा तेल डालना नहीं छोड़ा तो ऐसा ना हो कि एक दिन आपको ये दिन भी देखना पड़े। नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं सब्जियों में कभी ज्यादा तेल नहीं डालूंगी। यहाँ तक कि अब तो भटूरे और पूड़ी भी पानी में ही तलूंगी। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उस दिन के बाद रूपाली ने अपनी सादत को हमेशा के लिए बदल दिया और अब वो सब्जियों में बड़ा ही सोच समझकर तेल डालती। आज पायल को देखने लड़के वाले आए थे, लेकिन उन लड़के वालों में एक खासियत है कि उन्हें लड़की में कोई अच्छाई नहीं चाहिए, बस उन्हें पकौड़े बनाने आते हो। अरे पायल की माँ, जाओ पायल को बोलो कि लड़के वाले आ गए, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। पायल की माँ अंदर गई तो देखा कि पायल पहले से ही चाय नाश्ता बना रही थी। थोड़ी देर बाद पायल चाय नाश्ता लेकर आई। अरे राहुल बेटा, तुम्हें कुछ पायल से बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी हमें तो बिटिया बहुत पसंद है। माँ आप ही पूछो ना, मैं क्या पूछूं? बेटा, तुम हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? जी, पकौड़े बनाने में कौन सी बड़ी बात है, आपको पहले ही बताना चाहिए था। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है, जाओ जल्दी जाकर हमारे लिए पकौड़े बना कर ले आओ। ठीक है बेटा, जाओ पकौड़े बना कर लाओ, तब तक आप लोग चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय भी हम पकौड़ों के साथ ही पियेंगे। लेकिन तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। हाँ तो चाय भी अपने साथ लेकर जाओ बेटा, चाय भी गरम करके ले आना पकौड़ों के साथ। लड़की वालों को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी पायल की माँ ने उससे कहा, जाओ बेटा चाय भी लेकर जाओ। ठीक है माँ। पायल वहाँ से चाय उठाकर ले गई और थोड़ी देर बाद आलू के मस्त पकौड़े बनाकर ले आई। सभी ने पकौड़े खाए, सभी को पकौड़े बहुत पसंद आए। क्या बात है बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, पकौड़े तो बहुत अच्छे बना लेती हो तुम। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम सभी को पकौड़े खाने का बहुत शौक है। इसके अलावा कोई हमारा बड़ा शौक नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। आप लोगों की इतनी बड़ी कोई मांग भी नहीं है, सिर्फ पकौड़े बनाने आते हो, वो तो हमारी बेटी को आते ही हैं। क्यों बेटा पायल? जी पिताजी। तो इस तरह राहुल की शादी पायल के साथ हो गई। ससुराल में उसकी 2 जेठानियां, 2 जेठ, एक ननद, सास ससुर और राहुल को मिलाकर बहुत बड़ा परिवार था। आज पायल की घर में पहली रसोई थी। बेटा, आज रात तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, हम सबके लिए खाना बना दो। लेकिन सासू माँ, खाने में क्या बनाना है? तभी वहाँ पर पायल की दोनों जेठानियां रानी और मोहिनी आ गई। सासू माँ, आपने देवरानी जी को बताया नहीं क्या? देवरानी जी, तुम मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दो और कुछ नहीं। और देवरानी जी, मेरे लिए बैंगन के पकौड़े बना देना, जिन्हें खाकर मजा आ जाए। बेटा मेरे लिए पालक के पकौड़े बना देना। बहू, मेरे लिए मूली के पकौड़े बना देना। सारा सामान तुझे किचन में ही मिल जाएगा। और हम तीनों भाइयों के लिए जो तेरा मन करे उस चीज के पकौड़े बना देना। हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है, हाँ बस पकौड़े होने चाहिए और वो भी स्वादिष्ट। लेकिन भाभी, मेरी तो एक डिमांड बहुत बड़ी रहती है। आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी ननद की डिमांड माननी ही पड़ेगी। मेरे लिए आप पनीर के पकौड़े बना देना। लगता है इन लोगों ने कभी जिंदगी में पकौड़े ही नहीं खाए। क्या सोच रही है बहू, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि आप लोग चटनी कौन सी लेंगे पकौड़ी के साथ? नहीं नहीं बहू, कोई चटनी वटनी नहीं चाहिए। ठीक है सासू माँ, अभी बनाती हूँ। पायल किचन में गई और पकौड़े बनाने लगी। पहले तो उसे लगा कि पकौड़े जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने थे, इसलिए उसे बहुत टाइम लग गया। किसी को पनीर के पकौड़े खाने थे, तो किसी को पालक के, तो किसी को बैंगन के। इस वजह से उसे तैयारी करने में ही 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद उसने पकौड़े बनाना शुरू किया। अरे बाप रे, इस पकौड़े वाले परिवार ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। खैर कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है,
इसलिए इन लोगों को पकौड़े खाने होंगे। कल से तो खाना ही बनाना होगा। पकौड़े बनाने से आसान तो खाना बनाना ही है मेरे लिए। पायल ने सबकी पसंद के पकौड़े बनाए और सभी को सर्व कर दिए। सभी को पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। क्या बात है पायल, तुझे तो पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते। इतने अच्छे अच्छे पकौड़े हम लोग भी नहीं बना पाते। हाँ पायल, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं तुमने। अरे देवर जी, हमने जब एक बार तारीफ कर दी तो तुझे तारीफ करने की क्या जरूरत है। आज तेरी सुहाग रात है ना, वहाँ जितनी मन करे उतनी तारीफ कर लेना अपनी बीवी की। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पहली रसोई की रस्म खत्म हो गई। आज पायल की पहली सुहाग रात थी और दोनों लोग अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। आप लोग तो सिर्फ पकौड़े खाकर ही सोने जा रहे हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे क्या आप लोग? खाना खाने की क्या जरूरत है पायल, अभी जो हमने खाया वो खाना ही तो था। चलो ये सब छोड़ो, आज हमारी सुहागरात है, प्यार भरी बातें करते हैं। तभी राहुल ने एक जोरदार डकार मारी। बाप रे, इतनी लंबी डकार! लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पकौड़े खा लिए हैं। हाँ पायल, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैं आज तक नहीं खा पाया, इसीलिए ज्यादा खा गया शायद। थोड़ी सी वॉक करके आता हूँ, लगता है पेट में गैस बन गई है। राहुल घर के बाहर वॉक करने चला गया। किसी तरह वो रात बीती और सुबह हो गई। सुबह सुबह पायल सभी के लिए चाय बनाकर लाई। सासू माँ, आपने पायल को बताया नहीं कि सुबह सुबह हम लोग अकेले चाय नहीं पीते, चाय के साथ पकौड़े भी तो चाहिए होते हैं। अरे बहू, वो अभी अभी नई बहू बनकर आई है, धीरे धीरे उसे हमारे घर के नियम और कानून पता चल जाएंगे। बहू, सिर्फ चाय में मजा नहीं आएगा, तेरे हाथ के पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ भाभी, पकौड़े बना दो, अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। पायल ने फिर से सभी की पसंद के अलग अलग पकौड़े बनाए। तब जाकर उन्होंने चाय और पकौड़े एक साथ खाए। पायल को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस घर में आखिर चल क्या रहा है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। तभी पायल अपनी सास के पास आई और उससे बोली, सासू माँ, लंच का टाइम हो गया है, बताइए खाने में आप लोग क्या खाएंगे? बहू, शायद अभी तक तुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहू, हम लोग सुबह नाश्ते में भी पकौड़े ही खाते हैं, दोपहर के खाने में भी पकौड़े ही खाते हैं और रात में भी हम लोग पकौड़े ही खाते हैं। पकौड़े के अलावा हमें कुछ खाना पसंद नहीं। लेकिन सासू माँ, हमें कभी कभी खाना भी खाना चाहिए, सिर्फ पकौड़े खाकर तो सबकी तबीयत खराब हो सकती है। बहू, हमने इस घर में तेरी शादी बस इसलिए की है क्योंकि तुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इस घर में ना ही तेरी जेठानियों को ढंग के पकौड़े बनाने आते हैं, ना ही तेरी ननद को, और ना ही मुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इसलिए चुपचाप सभी की पसंद के पकौड़े बना दे, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ, बना देती हूँ। पायल फिर से किचन में गई और सबकी पसंद के अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने लगी। पकौड़े बनाते बनाते उसकी हालत खराब होने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि पायल की भी। राहुल, जल्दी से पापा को फोन कीजिए, वही हमें अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि हम सबकी हालत बहुत खराब है। कौन किसको अस्पताल ले जाएगा भला? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी करता हूँ ससुर जी को कॉल। राहुल ने पायल के पिताजी को तुरंत कॉल किया। उसके पिताजी तुरंत आए और सभी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सभी का चेकअप किया और उनकी कुछ जांच भी की। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान हो गया। आप सभी के पेट में सड़न पैदा हो गई है, बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हुआ है सभी के पेट में। इतना ज्यादा ऑयली आप लोग खाते हैं, बस सब इसी का परिणाम है। क्या खाते हैं आप लोग खाने में? डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वाले सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पकौड़े ही खाते हैं। नाश्ते में भी पकौड़े, लंच में भी पकौड़े, डिनर में भी पकौड़े। कोई रिश्तेदार आ जाए उसको भी पकौड़े ही खिलाते हैं हम लोग। मैंने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि कुछ और खाइए वरना तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ये लोग नहीं माने। देखिए, बहुत बुरी बात है। अब आप लोगों को कुछ पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, ये सब लेने पड़ेंगे, वरना बहुत बुरा हो सकता है आप लोगों के साथ। अगर आपने पकौड़े खाए तो जो मैं दवा देने जा रहा हूँ, ये दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी, क्योंकि इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो चुकी है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि पकौड़े खाने से इतना नुकसान हो सकता है हम लोगों को। सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, बल्कि आपकी बहुएं प्रेग्नेंट होंगी तो आने वाली संतान भी स्वस्थ पैदा नहीं होंगी, उसे भी शुरू से बीमारियां पकड़े रहेंगी। मैं तो कहूंगा अगले 6 महीने तक आप लोग पकौड़े को हाथ तक मत लगाना। उसके बाद खाने का मन हो तो कभी कभार खा सकते हो। डॉक्टर साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम लोग कभी पकौड़े नहीं खाएंगे। बस किसी तरह इस बार हम सबको ठीक कर दीजिए। हमने अपनी बहू को भी पकौड़े बनवा बनवा कर बहुत परेशान कर डाला। डॉक्टर साहब ने सभी को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी। 2 दिन सभी को एडमिट रखा। 2 दिन बाद वो लोग अपने घर आ गए और उस दिन के बाद सभी ने मिलजुल कर पौष्टिक खाना बनाना शुरू कर दिया और पकौड़े खाने हमेशा हमेशा के लिए बंद